शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट के लिए राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का सबसे पहले तो प्यार भरा नमस्कार। इस वॉइस नोट में कुछ ऐसे तथ्यों के साथ मैं बात करूंगा जिनको अगर आप समझ लेंगे और जिन्हें आप समझ करके उस तरफ कदम बढ़ाएंगे तो हम सबको अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 सालों से मैं लगातार आप सभी लोगों के बीच में लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए जो भी रास्ते मेरे सामने दिखाई दिए, मैंने रास्ते सारे इस्तेमाल किए। लेकिन आप में से बहुत से कस्टमर इस बात को नहीं समझ पाए कि उनको समझने नहीं दिया गया कि जब कोई बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है कंपनी का, तो कंपनी चाह करके भी अगर उसमें अपने पैसे वापस लाना चाहे, जो हमारे किसानों के पास था, जो वेंडर्स के पास था, या किसी से रिकवरी लेना चाहे, तो पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर कोई पैसा आ पाए या पैसा वहाँ से वापस जा पाए। आपको समझने नहीं दिया गया। अगर आपको समझ में बात आई होती तो शायद आप सहयोग कर रहे होते। इसी के साथ ही साथ जब ये रास्ते बंद हुए तो अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी हमारी प्राइम लोकेशन की ज़मीनें थी, कहीं पर भी कोई भी बेईमानी नहीं की गई। बड़ी ईमानदारी के साथ, चाहे वो कंपनी के फ्लैट्स हों, चाहे ज़मीनें हों, वो सारी की सारी कंपनी ने ये सोच करके आप सभी लोगों के हवाले किया और खोल दिया कि आप सब इससे अपनी लायबिलिटी ख़त्म करें। लेकिन लोगों ने ऐसे लूट मचा दी कि लायबिलिटी ख़त्म करने के नाम पर धन उगाही भी की गई और कंपनी को बदनाम भी किया गया। और शायद मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा कि जब तक लायबिलिटी उतारने की बात नहीं की जा रही तब तक बहुत एफआईआर्स नहीं हुई थी। लेकिन जब लायबिलिटी उतारने का प्रयास किया जाने लग गया तो लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक एफआईआर होनी शुरू हो गई। फिलहाल हमारी नीयत कभी भी इस तरफ नहीं थी कि हम अपनी कंपनी को बदनाम होने दें। यही वजह थी कि कंपनी के एमडी मिस्टर आसिफ नसीम, उनके पास मौका होते हुए भी, सारी सुविधाएं होते हुए भी, उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर कदम नहीं रखा। सिर्फ इसलिए प्रयासों में लगे रहे किसी तरह लायबिलिटी ख़त्म की जाए। इसके कई गवाह हैं, कई प्रेसिडेंट इसके गवाह हैं कि लोगों से बात करते रहे, वो लैंड मैनेजर से बात करते रहे, वो पैसे भी दिलवाए गए, ज़मीनों पर पैसे भी दिए गए, यानी वो अपने प्रयासों में लगे रहे। इधर से मैं अपने प्रयास में लगा रहा। एक सवाल लोग करते हैं कि अगर मुझे लायबिलिटी उतारना था तो मैं इंडिया क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में ही जब लायबिलिटी उतारने का प्रयास किया जा रहा था, उस टाइम पर जो सबसे पहली प्रक्रिया की गई थी कंपनी के खिलाफ में, जहां से कंपनी के लिए ये दौर शुरू हुआ कि मेरे पासपोर्ट की, यानी मेरे जो बाहर सफ़र आना जाना के लिए जो सबसे बड़ी सुविधा होती है आपके पासपोर्ट, उस पासपोर्ट की एक एलसी, मतलब लुकआउट कॉर्नर, ये ओपन किया गया, जिससे जबकि लोगों को पता था कि मैं इंडिया में नहीं हूं, उसके बाद भी लोगों ने 2019 के आखिरी में जब एलसी खुलवाई, यानी इसका मतलब ये होता कि अगर मैं हिंदुस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर, चाहे वापसी करने के लिए या हिंदुस्तान रहते हुए बाहर जाने के लिए, अगर मैं कदम रखता हूं तो एयरपोर्ट पर ही पासपोर्ट ये बता देता है कि इनके खिलाफ एफआईआर है और वहां पर गिरफ्तारी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति ये रिस्क क्यों लेगा? जो रास्ता तलाश रहा हो वो मुसीबत तरफ क्यों जाना चाहेगा? आपको ये बात समझना पड़ेगा। मेरे वापस ना आने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो कंपनी बंद करना नहीं या कोई डर नहीं, बल्कि सिर्फ इतनी सी थी कि अगर मैं वापस आने की कोशिश करता भी तो भी एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तारी हो जाती। क्योंकि लुकआउट कॉर्नर का मतलब होता है कि आप फिर देश के अंदर हैं तो देश के बाहर नहीं जा सकते, और देश के बाहर अगर आप हैं तो देश के अंदर आने से पहले आप गिरफ्तारी एयरपोर्ट पे हो जाएगी। मैं नहीं समझता हूं कोई समझदार व्यक्ति इस बारे में राय देगा कि आप जो है लुकआउट होने के बाद कंट्री वापसी करें जब तक केस ना खत्म हो जाए। हम लगे इन्हीं प्रयासों पर। हम चाहते तो अपने पासपोर्ट की एलसी खत्म कराते, लेकिन लोगों को तब यह लगता है कि शायद मैं अपने लिए चिंतित हूं। फिलहाल आप पिछले 3 सालों में देखेंगे, न जाने कितने संगठन बनाए गए, न जाने कितने आपसे वायदे किए गए, लेकिन आपकी लायबिलिटी उतारने के नाम पर किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ एक बात कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक पैसे वापस नहीं मिलेंगे। एफआईआर हो गई, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई, लोग बेल पे भी बाहर आ गए, और न जाने कितनी चीजें। जब तक कोर्ट नहीं जाएंगे तब तक पैसा वापस नहीं मिलेगा। आप खुद देख लें कोर्ट जाने के बाद क्या हो रहा है। हर वो चीज जो लोगों ने आपकी तरफ, आपको प्रलोभन देने के लिए, आपसे पैसा वसूलने के लिए, आपसे झूठ बोल करके, आपको बैरगला करके आपसे मनवाया, उनमें से किसी भी एक चीज पर काम नहीं हो पाया। अब आती है बारी कि जब आप ये सब करके हार गए तो आप खुद याद करें कि क्या अब तक इन सभी लोगों ने किसी प्रकार से आपके पास आकर के, आपके घर पर आकर के, कभी आपके साथ किसी दुख दर्द में खड़े होने की कोशिश करी इन्होंने?
क्या कभी किसी नेता ने, किसी वकील ने, जिसने आपसे वादा किया था कि आप एफआईआर कराओ तो आपको पैसा मिल जाएगा, क्या आपके पास आ करके आपका दुख बांटने की कोशिश करी इन्होंने? अब एक नया सफूफा छोड़ा जा रहा है पूरी तरीके से मेरे बारे में कि जब तक उनको वापस नहीं लाया जाएगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। चलिए, दो चार सवाल मैं आपसे करता हूं। कंपनी, कंपनी का बैंक अकाउंट, कंपनी की टोटल लैंड वहीं पर मौजूद है। कंपनी के एमडी ने एक बार नहीं कई बार कोर्ट के अंदर अपनी बात रखवाई है, वकीलों से हलफनामा तक दिया है कि आप हमें मौका दीजिए, हमारा बैंक अकाउंट ओपन करिए, हमें मौका दीजिए, हम आपकी लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। आप सभी कस्टमर को मतलब किस चीज से है? अगर कंपनी के एमडी वहां पर बैठ करके और अपने ऊपर जिम्मेदारी ले करके, जो आज तक कंपनी के किसी भी डायरेक्टर, कई नाम थे डायरेक्टर में, उनमें से जब भी किसी गिरफ्तारी हुई तो उनसे यह निवेदन किया गया कि कृपया करके आप अगर कोर्ट में हलफनामा दे देते हैं अपनी तरफ से कि हाँ आप कंपनी की लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं, कोर्ट में आप सामने खड़े होकर पैरवी कर लीजिए, हम पीछे से आपके लिए पूरा बैकअप लेके चलेंगे, वकील लगा देंगे और केस लड़ेंगे। लेकिन सभी ने मना कर दिया। जो भी कंपनी के अंदर नामित डायरेक्टर थे, सब के सब ने मना कर दिया। सबको ये लगा कि अगर हम ये बात कह देंगे तो शायद कंपनी सारी लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगी। सबको ये लगा होगा कि शायद कंपनी ने कोई बहुत बड़ा स्कैम कर दिया और हम फंस जाएंगे। अगर उस टाइम पर आप सभी लोगों की भलाई के लिए उन सारे डायरेक्टर ने ये बात कही होती तो शायद मेरे ख्याल से लायबिलिटी भी खत्म हो गई होती और सब बाहर हो गए होते। लेकिन चलिए, आज की तारीख में आप सभी लोगों के लिए जो गाइडलाइन है मैं बताना चाहता हूं। पीछे किए गए सारे प्रयासों के ऊपर मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने नहीं जा रहा हूं। आपके पास बुद्धि है, आप खुद देख सकते हैं कि किसके किए का क्या नतीजा आपको मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं उन बातों की तरफ जहां से हमें लगता है कि अगर हम यहां से एक मूव लेते हैं तो सबका भला हो सकता है, लेकिन आपको रोकने के लिए न जाने कितने प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो ग्रुप बनाए गए, इन ग्रुप में जिन लोगों ने जाकर के अपनी तरफ से रिट पिटीशन डाली है, उन सभी लोगों की तरफ से पैरवी करते हुए उनके वकील जब ये बात रखेंगे न्यायालय के अंदर कि कंपनी की जांच करा ली गई है, इतनी जांच कराई जा रही, सब कुछ सही है, हमारे कस्टमर्स का पैसा कैसे मिलेगा इसकी बात क्यों नहीं की जा रही है? और सही बात है, कोर्ट में कोई भी वकील ये बात नहीं करता। कस्टमर के पैसे मिलने के रास्ते कैसे होंगे, ये बात जब पहली बार हमारे इस बार जो सुनवाई शुरू हुई है, पहली बार जब यह बहस हुई थी और कंपनी की तरफ से अधिवक्ता ने कहा था कि मिलॉर्ड सारी बातें एक तरफ, कस्टमर का पैसा कैसे मिलेगा इसकी बात की जाए, तो उस समय कोर्ट बहुत पॉजिटिव थी और कोर्ट ने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि एक मेडिएशन सेंटर बनाया जाएगा और मेडिएशन सेंटर बना करके दोनों पक्ष को बैठाकर पैरवी करा दिया जाएगा। लेकिन एकाएक बीच में कुछ ऐसे सुबुद्ध मन बुद्धि के लोग कूद पड़े जिन्होंने कोर्ट के रुख को चेंज करने के लिए दुनिया भर के फालतू ऑब्जेक्शंस उठा दिए। चाहे वो जेल के अंदर से जेल मैनुअल के अनुसार जो पेपर तैयार किए गए थे, अथॉरिटी लेटर, चाहे उस पर क्वेश्चन मार्क हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका, लंदन, दुबई को लेकर अफवाहें हों, चाहे मेरे डबल पासपोर्ट को लेकर के हो। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि अगर कस्टमर्स को उसके रास्ते मिल जाते, कस्टमर संतुष्ट हो जाता, वो ज़्यादा बेहतर था या ये जो अफवाहें उड़ा करके इतना लंबा खींचा कोर्ट को ज़्यादा बेहतर है? आप खुद समझ सकते हैं। अगर उस समय रास्ता मिल जाता तो शायद मेरे ख्याल से आज की तारीख में कंपनी का ऑफिस ओपन होकर कंपनी बैंक अकाउंट संचालित करते हुए आप सभी लोगों को पैसे की अदायगी हो रही होती। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 माह बीत गए इन सारी चीजों में। अगर एक आध 2 महीने के अंदर सुनवाई हो करके रास्ता दे दिया गया होता तो अगले 3 माह के अंदर पूरी लायबिलिटी खत्म होने कगार पे आ चुकी होती। ना ये सवाल उठता कि किसने पैसा अकाउंट में दिया, ना ये सवाल उठता किसने पैसा किसके अकाउंट में दिया, ना ये सवाल उठता कि आपकी लायबिलिटी क्या है। जिस दिन कंपनी का दरवाज़ा खोला जाता, कंपनी का कस्टमर और कंपनी दोनों एक दूसरे के थे। हम एक दूसरे के दर्द को समझते और समझ करके एक दूसरे की तकलीफ को दूर करते। लेकिन आज जो ये दूरी तैयार कर दी गई, न जाने कितने एसोसिएट्स उनके कस्टमर की दूरी बना दी गई, न जाने कितने एसोसिएट से कंपनी की दूरी बना दी गई, कंपनी की नज़र न जाने कितने लोगों को संदिग्ध बना दिया गया और न जाने कितने लोगों की नज़र कंपनी संदिग्ध बना दिया गया। एक रिश्ता जो प्यार का था, विश्वास का था, जहां करोड़ों रुपए लोग लाकर कंपनी के नाम पर जमा कर जाते थे, इस विश्वास के साथ कि हमारी कंपनी जिंदा खड़ी है तो सब कुछ सलामत हो जाएगा।
वहां पर लोगों ने शक के दायरे इतने बड़े कर दिए कि लोग 10, 20, 25 हजार रुपए की बेईमानी करने के लिए तिकड़ में लगाने लगे। न जाने कितने अथॉरिटी लेटर ऐसे बने पड़े हुए हैं, जिसको मैं आगे शेयर करूंगा, जिनकी रजिस्ट्रियां सब कैंसिल होना है, स्वाभाविक सी बात है, और सिर्फ 25-50 हजार रुपए के लिए लोगों ने कांड किए। अब आज की तारीख में जब ये सारा ग्राहक का ग्रुप तैयार होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ने कोर्ट में जा रहा है, तो ऐसे बहुत से वकील और ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिन्हें यह लगता है कि हां, यही रास्ता सही रास्ता है और आने की कोशिश करते हैं। मैं शाइन परिवार के सभी उन कस्टमर्स जिनके वकील साहबान अब तक कोर्ट में कुछ नहीं बोले, उनके लिए मैसेज है कि अगर वो इस अभियान का पात्र बनना चाहते हैं, इस अभियान में जहां पर कस्टमर कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं के द्वारा सिर्फ एक लाइन में एक बात कहलवाए कि हमको हमारी लायबिलिटी खत्म करने का रास्ता बताया जाए, इतनी बार की सुनवाई में, इतनी बार एजेंसियों को डांटने के बाद भी जब कोई चीज नहीं साबित हो पा रही है, तो क्यों ना अब हमको हमारा रास्ता दिया जाए। और वो अधिवक्ता जो अपने क्लाइंट की तरफ से ये बात कहने के लिए तैयार है, मैं उनका स्वागत करूंगा कि वो आकर के उस टीम का सदस्य बने, मेंबर बने, जहां कस्टमर के हित की बात की जा रही है। तो विश्वास जानिए, हर एक अधिवक्ता की फीस वो कस्टमर जिम्मेदारी नहीं होगी फिर, क्योंकि कस्टमर कंपनी को पैसा भी दे, परेशान भी हो, अपनी लड़ाई भी लड़े और उसके लिए फिर से पैसा खर्च करे। ये गलत बात है, ये मुझे भी लगता है। वो पैसा फिर किसी कस्टमर को अपनी पॉकेट से अपने वकील को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन शर्त दूसरी ये है कि वो अधिवक्ता जो पहले से केस की पैरवी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक तरफ के अधिवक्ता रहें। यानी अगर वो कस्टमर के हैं, कस्टमर के पैसे के लिए लड़ रहे हैं, तो सिर्फ कस्टमर के पैसे की ही लड़ाई लड़ें। वो किसी भी एसोसिएट, किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो उसकी पैरवी उन्होंने या उनके कार्यालय से या उनके संबंधों से ना हुई हो। जैसा कि बहुत से अधिवक्ताओं ने यह नियम बना रखा है कि 20, 25, 50 कस्टमर की पीआईएल डाली गई और जिन जिन लोगों का नाम डाला गया उन सभी लोगों से उन्होंने सेटिंग कर ली। और सेटिंग का नतीजा यह है कि जो 15-20 लोगों का नाम डाला गया है, सारी पीआईएल मिलाकर, वो 15-20 लोग आज की तारीख में ऐसे लोगों का घर चला रहे हैं, उनका जेब का खर्चा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी गिरफ्तारियां ना हो, उनका कस्टमर उग्र ना होने पाए। अगर आपने एक अधिवक्ता रखा है, आपने एक पीआईएल डाली है या अगर आपने एक पिटीशन डाली है, तो आपके अधिवक्ता की ड्यूटी है कि वो आपको आपके मर्ज का हल करके दे। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आप किसी अच्छे डॉक्टर को आप हायर करते हैं अपने इलाज के लिए, और डॉक्टर आपको यह जवाब दे कि नहीं जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी बीमारी को झेलते रहिए, क्योंकि अभी हमारे सहयोगी डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं आपका इलाज करने के लिए, तो क्या अपनी जान दे देंगे आप उनके कहने पर? किसी और वजह से अगर कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं करता तो क्या आप उस डॉक्टर को कंटिन्यू रखेंगे? आज तक यही हुआ है कि आपकी लायबिलिटी का मर्ज आपने जिस वकील डॉक्टर को दिया, उस वकील ने सिर्फ और सिर्फ एक संगठन बनाया और संगठन बना करके यह निर्धारित कर लिया कि हमेशा कोर्ट में कोई ऐसी बात उठाओ जिस बात के आधार पर अगली डेट मिल जाए। और यह तारीख पे तारीख का जो मुद्दा चलता चला आ रहा है, उसी खेले में खेलते रहो, जब तक चाहो अपने एसोसिएट को बचाते रहो और कस्टमर को टहराते रहो। इसलिए बातें वो की जाती हैं जिन बातों कोई आधार नहीं है, और इसीलिए ऐसी बातें चुन चुन के लाई जाती हर बार। किसी भी एक मुद्दे पर पूरी बात नहीं की जाती। किसी ने भी एक बार यह नहीं पूछा कि जो लंदन में ऑफिस खरीदने की बात रखी गई, 60,000 करोड़ पे ले जाने की बात की गई, उस पर दोबारा बहस क्यों नहीं हुई? किसी ने बात नहीं रखी। अब अगर कोई वकील जो उस पक्ष में इससे पहले था, अगर अपने कस्टमर से यह कहता है कि हम आपकी बहस इस बार यही रखेंगे, तो फिलहाल कस्टमर्स और उन वकील के आपस के बीच के मामला थे, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर इस मुहिम का पात्र वो कस्टमर बनना चाहते हैं, जहां पर कंपनी हाथ फैला करके और हाथ जोड़ करके आप सभी का स्वागत कर रही है कि आप एक बार ये रास्ता निकलवा लें, जिसमें कंपनी आप सभी की लायबिलिटी उतारने का पूरा बीड़ा अपने सर पे ले रही है।
एक बार रास्ता निकलवा लें, उसके बाद हम और आप होंगे, ना हम आपसे जुदा हैं ना आप हमसे जुदा हैं, ना हम आपसे कहीं दूर गए हैं ना आप हमसे कहीं दूर गए हैं। मैं जानता हूं इस अभियान का हिस्सा बहुत लोग बन रहे हैं और बनना चाह रहे हैं। मैं जानता हूं कि कुछ समय के बाद इसी अभियान से हर एक व्यक्ति जुड़ना चाहेगा, लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है कि आप कैसे आते हैं, किस रूप में आते हैं, किस रूप में साथ में खड़े होते हैं, ये आज तय करेगा इसके दिशा। आज अगर आप पीआईएल में हैं, पिटीशन में हैं, एफआईआर में हैं और आपको लगता है कि अब तक आपकी पैरवी ठीक से नहीं हुई है, तो या तो आप अपने वकील साहब को बाकायदा उन्हें इन्फॉर्म करके कि अगर वकील साहब सिर्फ एक पक्ष के वकील हैं, सिर्फ आपके वकील हैं, वो किसी शाइन के और एसोसिएट का केस नहीं लड़ रहे हैं उसको बचाने के लिए, यानी ये कैसे संभव है कि एक वकील आपसे पैसा दिलाने की बात कर रहा है और वही वकील एक व्यक्ति जिसको पैसा गबन का आरोप लगा है उसको बचाने की बात कर रहा है, या उसके कार्यालय से बात हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि जिसका पल्ला भारी होगा वो व्यक्ति उस वकील साहब से सर्विस अपने हिसाब से ले लेगा। तो एक नीति होनी चाहिए, या एसोसिएट की लड़ाई लड़े या कस्टमर की लड़ाई लड़े। अगर कोई दोनों तरफ चल रहा है, मेरे पास एक हमारे एसोसिएट का वार्तालाप है, उनके वकील साहब के बारे में बहुत सारी बातें हैं रिकॉर्डिंग के तौर पर। अगर आज शाम तक उनका कुछ बात ऐसा बन जाता है कि उनके वकील साहब कंपनी के द्वारा दी गई गाइडलाइन पे चलने लग जाते हैं या कस्टमर्स की गाइडलाइन पे चलने लग जाते हैं, तो मैं उस वॉइस नोट को वायरल नहीं करूंगा, अन्यथा उस वॉइस नोट को सुनने के बाद बहुत से एसोसिएट और बहुत से कस्टमर की आंखें खुल जाएंगी। फिलहाल इस अभियान में जहां आज कस्टमर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक नए सिरे से नई एप्लीकेशन, नई रीट डाल रहा है और माननीय न्यायालय में यह गुहार की जाएगी कि हमको हमारी लायबिलिटी उतारने का रास्ता दिया जाए, इस पर सुनवाई की जाए, इस पर बहस की जाए कि हमारी लायबिलिटी कैसे उतरेगी, उसका रास्ता हमें कैसे मिलेगा। और अगर इस पर किसी भी प्रकार से माननीय न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी तरीके से उम्मीद है कि हम सभी को वहां से रास्ता मिल जाएगा। न्यायालय के समक्ष जब कस्टमर खुद खड़ा होकर यह बात कहेगा कि यदि कंपनी ने हलफनामा दिया है और कंपनी लायबिलिटी उतारने की बात कर रही है, तो हमें कंपनी पर पूरा भरोसा है, हम कंपनी के साथ में हैं और कंपनी को रास्ता दिया जाए, हम समझौता करने के तैयार हैं। बाकी कोर्ट अपना मॉनिटर बैठा दे, ऑब्जर्वर बैठा दे, पूरी तरीके से कंपनी अपनी लायबिलिटी उतार सकती है। अगर न्यायालय से हमें यह रास्ता मिल जाता है तो पूरी तरीके से अपनी लायबिलिटी खत्म कर लेंगे। वैसे संभावना इस बात की कतई नहीं है कि यह बात कहीं से डिनाई हो, लेकिन अगर 0.0001% भी यह एप्लीकेशन खारिज होती है तो हमारे लिए संभावनाओं का बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाएगा। इस पूरे के पूरे मिशन में अगर कोर्ट आपकी बात मान लेता है तो सारी लड़ाई ही खत्म, और किसी वजह से कोर्ट ने अगर डिनाई कर दिया किसी वजह से, तो सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता आपके लिए खुल जाता है कि आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के सभी कस्टमर, हम जाकर वहां बात रख सकते हैं कि कंपनी देने को तैयार है, कस्टमर लेने को तैयार है, दोनों एक दूसरा समझौता करने को तैयार हैं, हमें रास्ता दिया जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस समय कस्टमर ये बात उठा करके कोर्ट में कहेगा कि कंपनी ये देने के तैयार है और कस्टमर अपनी लायबिलिटी कंपनी के साथ खत्म करने के तैयार है, दोनों के बीच समझौता होने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं, तो माननीय न्यायालय में हम सभी लोगों के लिए ये रास्ता बड़े आराम से निकल करके आ जाएगा। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, आप सभी कस्टमर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है, ये जो गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन को पूरा करने के लिए कंपनी के एमडी वहाँ मौजूद हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि सीएमडी को वहाँ से बुला करके, दुबई से बुला कर पहले यहाँ लाया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी लायबिलिटी उतरेगी, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि बहुत सी ऐसी कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिसको लोग नहीं जानते हैं। आज की तारीख में मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ बहुत ढेर सारे ऐसे अधिकारी, ऐसे बहुत ढेर सारे लॉयर, चाहे छुट्टियों के लिए आते हों, चाहे सरकारी वेकेशंस पर आते हों, और बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकातें होती हैं। मैंने यहाँ पर रह करके बहुत से ऐसे केसेस को मैंने देखा भी है, और अपने किसी अच्छे लॉयर से पूछेगा भी कि हम उनकी बात को ही मान लेते हैं तो भी ये लंबा प्रोसेस है, तकरीबन 1.5 साल लग जाने वाला प्रोसेस है। और एक बार यदि ऐसा कुछ संभावना शुरू होती है तो कोई लायबिलिटी उतारने की बात फिर क्यों करेगा, कोई फिर क्यों ये बात करेगा। मैं तो आज भी खुलेआम कहता हूं, हमें रास्ता दिया जाए,
हमारे कंपनी के एक ऑफिस खोल दिया जाए, हमारा एक बैंक अकाउंट खोल दिया जाए, हमारे कंपनी के डायरेक्टर को रिलीज किया जाए कंडीशन पर, और उसके बाद मुझे बताया जाए, मैं खुद आऊंगा, मैं अंदर बैठूंगा तब तक जब तक कस्टमर की लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। मैं खुद आऊंगा, मैं कानून की लड़ाई कानून के तरीके से लड़ करके कानून से ही क्लीन चिट लेकर के बाहर निकल पाऊंगा, और बगैर इसके तो मुझे क्लीन चिट भी नहीं मिलने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं लायबिलिटी भी उतार दूंगा, सब कुछ कर भी दूंगा, तो मैं क्यों अपने ऊपर दाग लगा रहने दूंगा? और मुझे पता है मेरे ऊपर लगा दाग तभी मिटेगा जब मैं हिंदुस्तान वापस आऊंगा। सो माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, अगर उनकी बात मान भी लिया जाए तो अगले 6 महीने 1 साल तक तो यह संभव नहीं हो पाता है कि उनकी दुआएं कबूल हो। और इस बीच क्या आप तैयार रहेंगे इस बात के लिए इंतजार करने के लिए? और अगर हम इसको किनारे करते हैं और यह बात कहते हैं कि कंपनी के एमडी वहां मौजूद हैं, कंपनी के एमडी तैयार हैं इन पूरे के पूरे मामले सेटल करने के लिए, ऑथराइज सिग्नेटरी भी वो हैं, सारी कंपनी पावर भी उनकी है, सारे पावर उनके पास में है, और उन्हें अगर मौका दिया जाए तो अगले 3 से 6 माह के अंदर पूरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो लड़ाई किस बात की है? अब आप ये तय कर लीजिए, और मुझे भी ये तय करना है कि जो लोग इस रास्ते पे चलते हैं, कंपनी के एमडी वहां मौजूद हैं, कंपनी के एमडी तैयार हैं, हर लायबिलिटी खत्म करने कंपनी तैयार है, कंपनी के एमडी जो कंपनी के आधे हिस्सेदार हैं वो वहां पे खुद हलफनामा दे चुके हैं। तो आपको तय करना है कि आपको इस रास्ते पे जाना है जहां समझौता है, जहां रास्ता है, जहां पैसा मिल सकता है, या आपको इन फालतू रास्तों पे जाना है जहां पर समय भी खराब होना है, दिमाग भी खराब होना है, संबंध भी खराब होना है, पैसा भी खराब होना है, और जांच पे जांच के बाद एक बार यह भी आ सकता है कि आपके पैसे जब वापसी के समय आए तो आपके पैसे का मूल्यांकन न जाने किस हद तक गिर चुका हो। आज अगर रास्ता मिलता है, कंपनी और कस्टमर के बीच में बात रह जाती है, तो कंपनी और कस्टमर मिलकर तय कर लेंगे कि लायबिलिटी आपस में कैसे उतारी जा रही है। किसी के 1 रुपए का 2, 2 का 2.5, जो भी है वो कंपनी समझ सकती है। फैसला आप सभी लोगों को करना है, ये रोड मैप आपको चुनना है कि नहीं चुनना है, इन अफवाहों पर जाना है, या आसिफ नसीम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो वहां पर आज 1 साल से मौजूद हैं और वो लगातार अपील भी कर रहे हैं, लगातार जांच एजेंसियों से भी अपील कर रहे हैं कि पैसा कहीं बाहर नहीं गया है, आप पूरी जांच कर लीजिए और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट लगाइए। कोर्ट में भी हमने हलफनामा दिया है। तो मैं समझता हूं कि इस रास्ते पर चलकर हम अपनी लायबिलिटी आसानी से खत्म कर लेंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो ऐसे हर व्यक्ति का विरोध करें जो आपको फालतू बातों से बहकाता है। ऐसे हर एक वकील को डिनाई करें जो ये कहता है कि जब तक सीएमडी को नहीं लाएंगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। तो एमडी वहां बैठकर जब कह रहे हैं पैसा देने के लिए, तो क्या सीएमडी आपको डॉलर में पैसा देंगे? गलत बात है ये। ऐसी बातों के ऐसे बहकावे मत आइए। अपनी लायबिलिटी को खुद उतारने का प्रयास करिए। कंपनी पूर्ण रूप से आपके लिए सक्षम है आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए और आपका केस लड़ने के लिए। धन्यवाद।